पढ़े बच्चों? ओके, 43, 44 मालदेव को शेषा सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेषा के दुर्योधन मालदेव और उसका सेनापति के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया, मगर उसके सेनापति के साथ वाले फोड़ में गिरी सुनने शेषा से युद्ध किया। वीर गति को प्राप्त उनकी वीर के सिद्धांत को शेषा को कहना पड़ा। एक मुट्ठी गागरी के लिए हिंदुस्तान की बादशाह हो गई। शेषा की मृत्यु 45 के बाद मालदेव ने जीते प्रोग्राम के अधिकार में कोटा में पर पुनः अधिकार कर लिया और 62 में मालदेव की मृत्यु। नेक्स्ट है राव चंद्रसेन ने राव मालदेव ने अपने बड़े पुत्र राम से प्रसन्न होकर राज्य से निर्वासित कर दिया। उसने अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव प्रश्न था और तो उसने भी अपना उत्तराधिकार नहीं कराया तथा चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों और राम उदय सिंह के युद्ध का सामना करना पड़ा। 64 में राणा से सहायता लेकर अकबर की शरण में चला गया। शाम से सहायता लेकर अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन को लेकर के लिए सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार 64 में कर दिया। सेवनवीर अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन ने जोधपुर पर प्राप्ति के आंसू से नागौर छोड़ पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाई और राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बिकाने के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया और चंद्रसेन को मालवे की सहायता मिली या इस मार्ग से गुजरने में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। 64 में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो 15 दिन में रहकर उगले की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उनके कार्यों से घेर लिया तो वहाँ से हटकर उसने सिवाना में अपना मोर्चा बना। सिवाना का है और पहाड़ी दुर्गम थे। वहाँ जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल, सुकरात, सुजा और देवीलाल चंद्रसेन के साथी मुगल सेनाओं ने उन्हें भी जगह खूब कर लगाया। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ी में चला गया। यह जानकर के मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र को घेरना कठिन था। बादशाह ने सेना के विरुद्ध वृद्धि कर दी, फिर भी चंद्रसेन हाथ ना सका। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पिघला और वहाँ से कानूजा के पहाड़ों में चला गया। आसपास लूट खलूट प्रारंभ कर दी। इसमें जिससे मारवाड़ी लोग प्रसन्न हो गए। इस सच्चे से मारवाड़ छोड़कर सिरवट से डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण ली। फिर मुगल सेना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस प्रकार नियंत्रण मुगलों से चंद्रसेन ने संघर्ष करता रहा और 81 में इसकी मृत्यु तक इसे जारी रखा। विश्वेश्वर नगरी में चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की, जिसे इसी के साथ मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों के अधीन पर स्वीकार नहीं की। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। मुगल उदय सिंह ने 83 में और 81 और 83 के मध्य मारवाड़ का खानसभा सीधे केंद्र के अधीन क्षेत्र था और 83 में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 87 में अपनी बेटी जोधाबाई जगत साई का विवाह जहांगीर के साथ किया। जहांगीर की इसी पत्नी सुखवंता के विवाह के अवसर पर उदय सिंह को वंश चौधरी का मुख्यदार बनाया। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम जसवंत सिंह का जन्म 1393 में हुआ था। उसने पिता गजसिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह ने अपने विवाह था। गजसिंह की मृत्यु का समाचार पाते ही बादशाह शाहजहाँ के द्वारा आगरा पहुंचे। निमंत्रण मिला। वहाँ पहुंचने पर शाही को उसमें टीका दिया गया और खिलमत जलाओ जमदर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इनके अवसर पर उसे राजा का खिताब पोर्ट्रेट विरुद्धात्मक समारोह का मंच प्रदान किया गया, क्योंकि उसके आयु सम्मेलन में थे। बादशाह को आवश्यक था कि राजसी की पहुंचे के निर्धारित 400 में से देखा जाए का मंत्री नियुक्त किया गया और 1645 ईस्वी में इसे आगरा का प्रमुख सौंपा गया। 1648 में करनाल अभियान को भेजा तो अधिकारी उसने औरंगजेब के विरुद्ध दलत युद्ध में दारा का साथ दिया, लेकिन कासिम का विशाल जोधपुर दारी की पराजय जसवंत सिंह को जोधपुर ले जाएगा। जसवंत सिंह ने जोधपुर पहुंचा और अपनी जोधपुर रानी से किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया। खंडवा विजय के राजपूत जाकर युद्ध से विजयी को लौटे या मन मिटते। महाराजा पराजय की बात नहीं लिख सकते। एक होकर वह सती होने की तैयारी करने लगे थे। रानी की माँ को समझाना और दूसरे के द्वारा पराजय करने का लगे दुख की बात नहीं दे। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है। 5 जनवरी
1659 को खजवा के निधन में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी विश्वास के कारण वह शाही बेड़े को दूर पर जोधपुर रवाना हुए। बाद में जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच में मुटाव कम हो गया और फलतः उनका वंशधार पुनः बहाल और 59 में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। 62 में जसवंत सिंह को मराठा के विरुद्ध शाइस्ता खान की सहायता करने के लिए दक्षिण भारत भेजा गया और परंतु वहाँ शादी के लिए कोई खास सफलताएं नहीं मिली। 73 के लिए 73 ईस्वी जसवंत सिंह को काबुल ले गए। बाद में उनसे जंगल में रहने का आदेश मिला और वहीं 2 नवंबर 78 को उसकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रित रहा था। इसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरि दास और नवीन कवि बनारसीदास आदि प्रसिद्ध हैं। प्रिंसेस का मंत्री था और नैन्सी विख्यात मानव परगनित नामक ग्रंथों की रचना की। बीकानेर का राठौर वंश इस वंश के प्रतापी शासक राव बीका 65 के लायक वीरों और बीका मारवाड़ के शासक राव दूधा का पुत्र और अपने पिता के दरबार के जाने पर सिख फैसले और ग्रामीण प्रदेश में आधार की नजर है कि करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। 21 मान्यता के अनुसार ग्रामीण प्रदेश को राव बीकाऊ जाट सरदार ने राज्य मिलकर जीता और दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया। बाकी चौहान खींचियों कायम खानियों आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया और मुगल के राव शेखर के पुत्र सेवा कर लिया। उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया और 880 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना करी और राठौर सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया और इसने देशनों में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किया। राव लूणकरण 0526 से राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। उसने नागौर के शासक महमूद खां को हराया और 26 में डोसी के युद्ध नारायण के नाव मीरा से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। बिट्टू सुजान अपने ग्रंथ राव जेतसी रोचंद इसे कलयुग का कारण कहा जाता है। करमचंद वंशों कीर्ति काव्य नामक ग्रंथ इसकी धामचलता की तुलना खंड से की थी। लूणकरण जेल का निर्माण भी इसी ने करवाया। राव जेतसी 26 से 41 तक जेतसी ने 3 में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं के भाई को पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सुजान ने अपने ग्रंथ राव जेतसी रोचन में किया और इस बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराजा का शेरशाह से सहायता प्राप्त कर भेजा। मगर सहायता आने से पूर्व ही 41 ईस्वी में साहेबार जोधपुर के युद्ध में राव जेतसी मालवा की सेना से लड़ता हुआ वीरगति प्राप्त हुआ। राव कल्याण मल्ल 41 है 74 है। कल्याण मल्ल ने खानवा के युद्ध 27 में महाराणा सांगा की ओर से भाग लिया था। कल्याण मल्ल और 44 में गिरिसमल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया और उसने बटनेर के किले पर आक्रमण किया और 70 अकबर के नागौर के दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौर शासक था। कल्याणमल के 2 पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वी सिंह और राय सिंह को अकबर ने 72 जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। वहीं उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि और जिसने बाल कृष्ण रुक्मिणी की नामक ग्रंथ की रचना करी। राव राय सिंह ने 74 है 60 और 12 है। यह 70 में अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ और इसने अकबर के गुजरात अभियान और कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई और अकबर ने 72 में इसे जोधपुर के शासक नियुक्त किया। 74 में राय सिंह महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर के शासक बना और राय सिंह ने बीकानेर के जूना रामगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इस किले के दरवाजे पर जयमल बत्ता की पाषाण मूर्ति लगवाई गई और किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है और इसके समय में भीषण अकाल पड़ा और जिससे निपटने हेतु और इसने बहुत धन खर्च किया था। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने के कर्ण की संज्ञा दी थी और राव कर्ण सिंह ने 31 से लगाकर 680 कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखड़ गांव की सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध हुआ जो अतीर की राणस के नाम से जाना जाता है। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय कर्ण सिंह तटस्थ रहा मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देकर अपने पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता में भेजा। औरंगजेब के शासन बनने के उपरांत वह अपनी सेना में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ शोक सप्तशती कर्ण सिंह को जालंधर बादशाह कहा गया। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण और काव्यडाकिनी नामक ग्रंथ लिखे।
शाकंभरी का चौहान वंश और इस वंश के प्रतापशाली। इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत पुराने वंशावलियों और ख्यातों ने इनको अग्निवंशी माना। डॉक्टर गौरीशंकर चंद्र ओझा के विचार से ये सूर्यवंशी अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशी माना गया। कई विद्वान इनसे आदि मानकर विदेशी मानते। इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ चौहान ने जिला शिलालेख के अनुसार पावागढ़ का प्रवर्तक वासुदेव चौहान होगा आदि जिसका समय 551 माना जाता है। प्रारंभ में चौहान गुर्जरपति आदि के सामने थे, परंतु लोग गुर्जरपति आदि की अधीनता से चौहान को व्यक्त करा दिया। इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक जो ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ। पृथ्वीराज चौहानों का शक्तिशाली शासक हुआ जिसने पृथ्वीराज को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। पृथ्वीराज चौहानों का शक्तिशाली शासक था। 73 का हर्षनाथ लेख उसकी विजय और उसने गुजरात के चालुक्य शासक महाराज को परास्त किया। विजयराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीगढ़ क्षेत्र सनाहा मिली। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी का शासक मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका और अजयराज जो 1105 में शासक बना और इस वंश का प्रतापी शासक था। 1130 इसने अजय नामक नगर बसाया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के जलाए जो एकदम फैला। कुछ मुद्राओं पर उनकी रानी सोमावती का नाम भी अंकित मिलता है। अजयराज शिव मतावलंबी होने के साथ साथ धर्म सहिष्णु शासन धर्मावलंबियों को सम्मान की दृष्टि से नए नगर जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी और पार्षदों के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान 33 से 55 को नदानी तुर्कों मारवाड़ के शासकों को परास्त किया और मगर गुजरात के शासक मारपाल चालुक्य से परास्त हो गए। अजमेर में आनंद जिले पुष्कर में वरांगने का निर्माण करवाया। अन्य धर्मावलंबियों के प्रति असहिष्णुता की भावना थी। इसने अजमेर में खतरगजी के निर्णय के लिए भूमिदान दी और वो दो धर्मों को शुद्ध समय के बेकार विद्वान थे जिनको उसने सम्मानित किया। वैसे तो चालुक्य के हाथ पर राज्य से उसे कुछ महान हानि उठानी पड़ी थी। फिर भी गजनवियों को परास्त कर मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व को उसने वंश के प्रभुत्व को नहीं करने दिया। पृथ्वीराज चतुर्थ 5 से 6 के लीडर ने अपने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। इसने गजनवी कुछ को परास्त किया और जयानक भट्ट ने इसे कई बांधों की पाबंदी दी। न्याय के लिए दरबारी विद्वान सोमवती ने नाट्य की रचना करी। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हर के लिए नाट्य की पंक्तियां खुदे को तोड़ लेकर में से तोड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा मौजूद बसाकर बिसलपुर जेल बनवाई। विद्यार्थी चतुर्थ को मिलन कर डॉक्टर दृष्टि लिखते हैं कि उसकी महत्ता ने व्यवहार देखकर एक सेनाध्यक्ष साथ साथ एक विजेता साहित्य संरक्षण अच्छा कवि सूझबूझ का निर्माता पृथ्वीराज विजय का लेखक कहता है कि जब हो गई तो कभी गांधीव बने रहते गुरु की उपाधि का दान करना किसी भी क्षमता नहीं थी। और सोमदेव की वीरराज कुबेर की वीर विद्वानों के भी अग्रणी मानते हैं। केवल उनकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है कि नाटक से उनकी योग्यता की जा सकती है। कि लोगों ने उनकी विद्वता की प्रशंसा करते स्वीकार किया कि वह हिंदी शास्त्रों में से एक है जो कालिदास और भूभूति ग्रहण कर सकता है। विद्यार्थी के समय सपालक को स्वर्ण कहा था। पृथ्वीराज 37 से 90 शाकंभरी के चौहान शासकों सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तक के शाही शासक बना और एक में इसने प्रदेश के भंडारकों को परास्त कर दिया। और इस वर्ष इसने महोबा के चंदेल शासक कन्नौज युद्ध को पराजित किया। इसमें प्रसिद्ध वीर आलाउद्दीन लड़ते हुए मारे थे। पृथ्वीराज ने कन्नौज के बिहारवाल शासक जयचंद्र को परास्त किया। स्वयं इसके समय ज्योति संहिता का पालन कर सेवा कर लिया। तराइन के प्रथम युद्ध 91 ईस्वी तो गोली से इसने पराजित किया। मगर 92 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोली पराजित हुआ जिससे चौहान राज्य का तो पतन हुआ। भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ गई। पृथ्वीराज तृतीय वीर विद्वान राज्यों और गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय रचयिता जानक पृथ्वीराज व्यासों का लेखक था। गदाई इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। संयोगिता स्वयंवर कथा कन्नौज के शासक जयचंद्र ने रात से देखी क्या और अपनी
पुत्र संयोगिता की विवाह के समय का आयोजन भी किया। पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजाओं को आमंत्रित किया गया था। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद स्वयंवर स्त्री के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रखी। जो संयोगिता में पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे, तो संयोगिता को खड़ा लेकर एक एक राजा महाराजा को देख के आगे बढ़ते जा रहे थे। पृथ्वीराज को उन्हें पाकर वो मन ही मन बड़ी दुखी, किंतु जब वह दरवाजे पर पहुंचे तो द्वारपाल को रुके अपने प्रेमी की मूर्ति मिल गई। उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी। उस समय तक पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था। उसने संयोगिता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया और चौहान सैनिकों ने गढ़ वालों को उसका पीछा करने से रोका और अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह कर लिया। इस घटना से जयचंद और पृथ्वीराज की शत्रुता हो भी पड़ी। संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता। इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के बारे में इतिहासकार एक बात है। डॉक्टर देवेश्वर यादव ने इसे कपोलगत मानते हुए कहा है कि महाकाल पृथ्वीराज ने प्रबंध चिंता में समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर रविंद्र थापर और डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना है। समकालीन फारसी तवारीखों ने इस घटना का वर्णन नहीं किया, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया कि हमें महाकाल तथा रंभा अंजलि में ढेर सारी गलतियाँ हैं तथा इसमें वर्णन न मिलने से सारी घटनाओं को ही काल्पनिक मान लिया जाए। उचित नहीं, उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए प्रेम का बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग और बहुत सत्य एवं वास्तविक है। यह घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। श्री वेदन गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया। इस प्रकार संगीता की घटना में कोई संदेह नहीं था। सदी से चली आ रही इस घटना के समय उतार चढ़ाव अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है, किंतु इससे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता। रणथंभोर का चौहान वंश इस वंश के पिता भी शासक थे। रणथंभोर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंद राय पृथ्वीराज द्वितीय का पुत्र था। इसके उत्तराधिकारी क्रमशः वाल प्रहलाद ने वीर नारायण का संघर्ष ऋतुमिश्र से हुआ था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके उत्तराधिकारी राजभट्ट ने भी दिल्ली से भेजे गए तो अधिकारियों से अपने पिता राज्य को बचाया। उसके पुत्र जयद्रथ सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभोर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। और हमीर 82-01 है। 82 में हमीर ने अपने राजारोहण आदि विजय की नीति अपनाई। आबुकाटिया, पुष्कर, चंपाधार आदि राज्यों को उसने अपने अधीन स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। यहाँ के शासक अमर सिंह को परास्त किया। 91 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर आक्रमण किया, मगर इससे पता नहीं मिली। हमीर द्वारा मंगोल के द्रोहियों और मोहम्मद शाह गहबरू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम खिलजी हमीर से नाराज हो गया। हमीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया था, 99 में उसी खिलजी आक्रमण का सामना करना पड़ा। मुगल की सेना को उसने पराजित कर दिया और जीवन अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभोर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। अलाउद्दीन ने हमीर की सेना नायक रनमल रोटीपाल को किले की लालच देकर अपने ओर मिला दिया और इनके विश्वासघात के कारण किले में तुर्कों का अधिकार हो गया। हमीर लड़ता हुआ मारा गया और किले में हमीर की पत्नी रंगदेव के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। और हमीर वीर उदार एवं शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। नयनचंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य, जोधराज के हमीर हासो एवं चंद्रशेखर के हमीर हट नामक ग्रंथों से हमीर की चोरी की जानकारी मिलती है। और जनमानस में हमीर के लिए बहुत प्रसिद्ध सिंह सरवन सतोष वचन कदली फल इकबाल तीलिया तेर हमीर हट चले भाभी जीवा। जालोर का चौहान वंश इस वंश के पिता शासक जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात और मालवा आने वाले मार्ग पर स्थित जालोर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था। दिल्ली सल्तनत 06 से 26 ईस्वी के समय जालोर चौहानों का अधिकार था और जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक कीर्ति था, जिसने 1181 में इस राजवंश की नींव रखी। कानड़ 1305-1311 कानड़ जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कानड़ अलाउद्दीन खिलजी का मध्य विवाद हुआ। 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक एनामुल को मुल्तानी को सेना से ही जालोर भेजा हुआ। कानड़ के समझा बुझाकर दिल्ली लाया और दिल्ली दरबार का लाहौर कानड़ के स्वाभिमान के विरुद्ध था और कानड़ से दिल्ली दरबार चला गया। जिसके बाद कानड़ अलाउद्दीन के संघर्ष हुआ। नैन्सी ने युद्ध का कारण कानड़ के पुत्र विलंदेव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा सिंह करने को इनकार करना बताया। 080 सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया और इसका नाम खैराबाद रख दिया और कुमारुद्दीन गढ़ को वहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त किया। 1111 में अलाउद्दीन जालोर पर बेटा डाल किया, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिली। अंत में कानड़ देव के दहिया सरदार बीका किशोर का रामपुर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया और लड़ता हुआ विजयी और कानड़ को लड़ता हुआ विजयी को
मतलब मारा गया पुलिस की महिला ने जो किया लाभ देने जा रहे हैं, तो उसी जानों को किसका नाम चला लगा। मिलते अगले सेशन में, तब तक